दुनिया की सबसे बड़ी भूभाग पर राजनीतिक पहेलियों में से एक अभी बनकर सामने आ रही है कि क्या आखिर ये जो पहेली बनी है वो सुलझने जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। कब अमेरिका, ईरान, इजराइल सब आपस में जो है लड़ रहे हैं और कोई दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु समझौते के करीब है, दूसरी तरफ तेहरान साफ कह रहा है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत ही नहीं रही। यह सवाल है कि अगर बातचीत नहीं हो रही तो फिर 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड यानी कि रिकंस्ट्रक्शन फंड की चर्चा कहां से हो रही है। क्या अमेरिका आर्थिक पैकेज के जरिए ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए तैयार करना चाहता है या फिर ईरान समय खरीद रहा है ताकि क्षेत्रीय समीकरण अपने पक्ष में कर सके, क्योंकि ईरान ने यह पहले भी कहा है कि परमाणु हथियार का जो हम ट्रायल करने वाले हैं वो किसी भी हाल में हम नहीं रोकेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट हम नहीं रोकेंगे। बात सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की ही नहीं है, बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी है, उस समुद्री मार्ग की है जहां से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर समझौता होता है तो क्या मध्य पूर्व में तनाव कम होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्थिक निवेश और प्रतिबंधों में राहत से ईरान का रवैया बदलेगा या फिर यह केवल एक अस्थायी युद्ध विराम साबित होगा। इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस होगी। क्या ईरान अमेरिका डील के करीब है या फिर ये बस एक दावा है? क्या 300 अरब डॉलर फंड से बदलेगा मध्य पूर्व का समीकरण? और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ाएगा? क्योंकि लगातार कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां देते आए थे। लगभग 9-10 दिनों तक ये धमकियों का दौर चला है, लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर ईरान को एक बड़ा अमाउंट दिया जाएगा जिसके बदले ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को, जो इनरिच किया हुआ यूरेनियम है, उसको वापस करेगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा। ये एक बड़ा सवाल इन दिनों जो है इस युद्ध की स्थिति के बीच सामने आ रहा है, क्योंकि अमेरिका साम दाम दंड भेद हर वो रास्ता अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। लेकिन क्या यह संभव है या फिर ईरान कहीं ना कहीं एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को फंसाते हुए नजर आ रहा है? आज बात हम इसी पर करेंगे, चर्चा हम इसी पर करेंगे कि क्या ईरान सिर्फ पैसे लेकर चुप हो जाएगा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध को नजरअंदाज करके क्या ईरान रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर 300 अरब डॉलर लेगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को वहीं पर रोक देगा? यह बड़ा सवाल इस वक्त सबके दिमाग में जो है वो घूम रहा है और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात पर भी होगी कि अमेरिका हर वो रास्ता अपनाने के बाद भी क्यों नाकाम, क्यों इस वक्त विफल नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिका के दावे को नकारा है। तो ट्रंप का बड़ा दावा है, देखिए, ईरान पर डील, परमाणु हथियारों पर सख्त शर्तें, हॉर्मुज टोल पर अमेरिका की चेतावनी, क्योंकि ईरान ने कहा था कि हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेंगे उनसे टोल लिया जाएगा। ओमान को दी गई कड़ी धमकी। इसी बीच ईरान ने अमेरिका पर अविश्वास जताया है। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता, इसलिए हमें उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। कार्रवाई पर भी भरोसे की बात कही है। और हमारे साथ आज उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं कर्नल टीपीएस त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील कुमार सिंघल साहब, पूर्व राजदूत। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और कर्नल साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत होगी। अमेरिका एक बार फिर से एक बड़ा दावा कर रहा है। आए दिन अमेरिका के ऐसे ऐसे दावे होते हैं जिस पर सुदर्शन न्यूज को चिंता होती है और चर्चा भी करनी पड़ती है, क्योंकि हम सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कभी अपने बात पे टिकते नहीं है, ना खरे उतरते हैं। क्या अब ये जो दावा किया जा रहा है इसमें कितनी सत्यता है? सुचित्रा जी, बहुत धन्यवाद अपने प्रतिष्ठित चैनल पर और बड़े प्रतिष्ठित को पैनलिस्ट के साथ बुलाने के लिए। देखिए, ये कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं है। बस यही बात यहाँ भी लागू होती है और अब तक दुनिया में होती रही है। गरीब की जान पर और अमीर के पैसे पर ही गुजरती है और डिसीजन होते हैं। अब ईरान को
अमेरिका ने 300 बिलियन डॉलर रिकंस्ट्रक्शन फंड में इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा देने का वादा किया है। ये करीब करीब उतना ही अमाउंट है जितना ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था या एस्टिमेट कर रहा था उसके यहाँ नुकसान हुआ है। यानी ईरान के लोगों के लिए, ईरान के लीडर्स के लिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नुकसान हुआ है अगर उसकी किसी तरह कुछ हद तक भरपाई हो जाए तो हम वापस अपनी पुरानी सिचुएशन पे आ सकते हैं, यानी कि वो मान सकते हैं। अब वहां अगर बुद्धिमान व्यक्ति हैं और यकीनन है ईरान में, तो वो ये कहेंगे कि ये एनरिच्ड यूरेनियम इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है, अब सुनिए। दरअसल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने ये कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक ना करता तो 72 घंटे में नॉर्थ कोरिया का एटम बम रशिया के द्वारा ईरान के पास पहुंचाया जाने वाला था। यानी कि जो काम तब नहीं हुआ वो अब हो सकता है। यानी कि अगर यूरेनियम को ईरान दे भी देता है दूसरी कंट्रीज को, तो बाद में आवश्यकता पड़ने पर वो नॉर्थ कोरिया को भी पैसे की जरूरत है, कुछ पैसा देके। भाई पाकिस्तान भी तो अपना एटम बम सऊदी अरेबिया को देने के लिए तैयार है 10 बिलियन डॉलर में। तो ऐसे ही वो नॉर्थ कोरिया से खरीद सकता है, वैसे भी नॉर्थ कोरिया उसका दोस्त है। तो उसके लिए यूरेनियम इतना इम्पोर्टेंट डील नहीं रह गई, तो इसलिए वो ये पॉसिबल है, ये लगता है कि ईरान तैयार हो जाए कि मैं एनरिच्ड यूरेनियम को किसी और को दे दूं। ठीक है। वैसे भी ये एनरिच्ड यूरेनियम केवल 60% एनरिच्ड है। अभी इसे 30% और एनरिच करना है। उसके लिए नए सेंट्रीफ्यूज चाहिए, वो उसके पास अवेलेबल नहीं है। आने के बाद भी, एनरिच होने के बाद एक्चुअल में एटम बम बनाने में समय लगता है। यानी अभी ईरान के लिए दिल्ली दूर है। ठीक है कर्नल साहब, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान इससे पहले भी बहुत ही सख्त लहजे में यही कह रहा था कि नहीं, हम तो ये काम करेंगे, हमारा परमाणु कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे लेकर ईरान शायद चुप हो जाए, ये एक बड़ी बात हो जाएगी। हमारे साथ लगातार सिंघल साहब भी है। सिंघल साहब, आप पूर्व राजदूत हैं, आप रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में जो स्थिति है, इधर इजराइल लगातार ये कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे और लेबनान पे लगातार हमले चल रहे हैं। इस बीच में ये समझौते की बात क्या सच में आने वाले समय में ये जो युद्ध चल रहा है इसकी स्थिति पर फर्क डालेगी? देखिए श्वेता जी, बात यह है, जहां तक मेरा अपना समझना है कि दोनों ही साइड, अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही जो है युद्ध में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि पीछे जो ये स्क्रिमिश हुई कि अमेरिका ने उनके ऊपर उनके 2-3 जगह पर हमला किया, उन्होंने उसमें कहा कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं दोनों साइड, और उसके बदले में कुवैत के जो जगह पर ईरान ने, तो जब आप उनकी भाषा देखें, जब फरवरी में लड़ाई हो रही थी और अब जो ये जो स्क्रिमिश हुआ, इसमें दोनों की ने कहा, अपनी अपनी तरीके से कहा कि भाई मैंने अपनी सुरक्षा के लिए किया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में किया। तो ये दिखाता है कि अगर लड़ाई हो भी रही है होने, तो उसमें दोनों तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको ये ना दिखाया जाए कि युद्ध विराम टूट गया। तो ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव टेक है कि दोनों तरफ से ये कोशिश है कि जो शांति वार्ता चल रही है उसको पूरी तरह से मौका दिया जाए। ऑफकोर्स अमेरिका जो है बराबर धमकी देता रहता है कि उनके राष्ट्रपति भी धमकी देते रहते हैं कि अगर वार्ता पूरी नहीं हुई तो हम हमला कर देंगे। उनके जो है विदेश मंत्री है, उन्होंने भी कहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कहा है, और तो और उनके जो अपने जो बेसेंट साहब हैं वो भी बोलते रहते हैं। लेकिन हर बात में यही आता है कि हाँ, शांति वार्ता चल रही है और उम्मीद है कि अगले 48 घंटे 72 घंटे में ये पूरी
हो जाएगी और समझौता हो जाएगा। उनकी सबकी तीनों साइड की, मेरे ख्याल से इसमें इजराइल का भी मैं नाम लूंगा, कि तीनों की अपनी अपनी एक रेड लाइन, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी शर्तों पे ये शांति वार्ता आगे बढ़े। केवल इसी पर झगड़ा है, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं कि अमृत को खोलना है, एनरिचमेंट, अमेरिका ईरान तैयार है कि हम नहीं करेंगे आगे के लिए, अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शन भी हटाने के लिए तैयार है, और उनको पैसा, जो उनका जमा पैसा है, उसको भी वापस करने के लिए तैयार है। इजराइल की अपनी 2-3 उनकी डिमांड है कि एनरिचमेंट का एक इशू जो है, और एनरिच यूरेनियम का जो इशू है, और तीसरा तो रीजनल जो हिजबुल्लाह टाइप के आउटफिट्स हैं उनके विषय में। तो मेरे ख्याल से जो सारा इशू इस वक्त है टाइमिंग का हो रहा है कि किस ऑर्डर में वो करा जाएगा, और ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहने का मौका मिले कि भाई मैंने अपनी शर्तों पे ये युद्ध विराम कराया और ये शांति वार्ता कराई है। उधर ईरान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कम से कम हमें कंसेशन देने। तो ये मुद्दा उस पर है, लेकिन इंटेंट मुझे जो दिख रही है दोनों तरफ से। ठीक है सिंघल साहब। कर्नल साहब, क्योंकि बता रहे हैं सिंघल साहब की दोनों तरफ से जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है कि आप पैसा लीजिए, शांत हो जाइए और इनरिचमेंट को रोक दीजिए। लेकिन बीच में तो खबर ये भी उठी थी और सूत्र ये भी बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते कि रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन रिजीम चेंज करने की बात पर अब पैसे देकर अपने मामले को जो है सेटल करना और अपने पक्ष में करना, ये कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। आप जरा विस्तार से समझाइए। तो असलियत में इस युद्ध में फंस चुके हैं, और आदमी हो या देश हो, वो घाव तो सह लेता है लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। इस युद्ध के अंदर अमेरिका को नुकसान पहुंचा, इंजरी हुई, यानी कि उसके करीब 42 एयरक्राफ्ट जो है, बड़े एयरक्राफ्ट, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट के एयरक्राफ्ट लाइक F-35 वो नष्ट कर दिए गए। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे हटना पड़ा। तो ये तो उसका हुआ कि जो उसे नुकसान हुआ, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे हटना पड़ा और जो उसको बेइज्जती सहनी पड़ी, वो उसके लिए मुश्किल है। और उस बेइज्जती की वजह से अब कोई अच्छा सा मोड़ देके वो अनजाना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट किसी तरह से इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जब ईरान किसी तरह से मान ही नहीं रहा, तो आखिरी क्या है कि उसको पैसे देके किया जाए और हमें अपने अमेरिका की जनता को बता दिया जाए हम चाहते थे। लेकिन कर्नल साहब, ये भी तो देखना होगा, अगर पैसे ही चाहिए थे ईरान को, तो वो जो 14 सूत्री अपनी मांगे भेजी थी, शर्तें भेजी थी, उसमें ये भी तो नोट कर देते कि पैसा दे दीजिए, हम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, युद्ध रुक जाएगा। नहीं, कंपनसेशन देने के लिए ईरान तो पहले से कह रहा था, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं था। अब अमेरिका अगर तैयार हुआ है ये कहकर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका इंतजाम करेगी, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने कंसीड किया, और अब ईरान के लिए कंसीड करना मजबूरी हो गई है। क्या है? 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि ईरान को अब ये लगने लगा है कि अगर मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ दिन और बंद रखा, तो दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका को तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे तो फायदा होने वाला जिन देशों को है वो है जिनमें भारत भी आता है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी आती हैं, और ये कंट्रीज लंबे समय से चुप बैठी हुई दूर से देख रही हैं। लिहाजा अब अगर इसको और एक्सटेंड किया गया तो ईरान को समझ में आ रहा है कि दुनिया की और कंट्रीज भी इसमें आ जाएंगी, बल्कि आना शुरू भी कर दिया है। ब्रिटेन ने भी शुरू कर दिया है, फ्रांस ने भी शुरू कर दिया है। एक तो ईरान को ये डर है कि जल्दी से जल्दी मुझे इसमें कोई डिसीजन लेना है। दूसरे, ईरान को एक इस बात का भी डर है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अल्टरनेटिव मीन्स डेवलप करने की सोचने लगे हैं। सोचने क्या लगे, करने लगे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो उसका ये फुजेरा तक पाइपलाइन थी, उसकी कैपेसिटी डबल करने के लिए प्लान शुरू कर दिया। 2027 तक पूरा हो जाएगा। ऐसे ही इजराइल ने एक नई प्लान बता दी है कि अब तो अरेबियन कंट्रीज का जो तेल है
वो मेरे थ्रू होके मेडिटेरियन तक जाएगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर ईरान की इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। यानी इन भविष्य के खतरों को देखते हुए ईरान भी नाउ इन ए हरी कि मुझे जल्दी से जल्दी इसके ऊपर फैसला लेना है। अब मेरा ख्याल है अब जो मेन पॉइंट है वो ये होगा कि जैसे ईरान ने ये कहा कि साहब पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी पीजी ऐसे बनाया जाएगा, तो तुरंत अमेरिका ने कह दिया कि अगर ओमान इसका पार्ट होगा तो मैं ओमान को बम से उड़ा दूंगा। यानी वो ईरान को ये अलाउ करेंगे ही नहीं कि वो किसी किस्म का टोल टैक्स ले सके, और टोल टैक्स ना ले सके इसका मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से फ्री होगा। जी ठीक है कर्नल साहब, जैसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो बिल्कुल वैसे ही फ्री होगा। सिंघल साहब, एक सवाल जो है कर्नल साहब को सुनने के बाद मेरे दिमाग में अभी आया कि क्या अमेरिका इतना ह्यूज अमाउंट ईरान को देने के बाद सिर्फ और सिर्फ इतने में ही रुक जाएगा कि परमाणु एनरिचमेंट, परमाणु प्रोग्राम आप रोक दीजिए, या शर्तों की लिस्ट और लंबी हो सकती है? लिस्ट का तो कोई कह नहीं सकता कि कब उसकी लिस्ट बढ़ जाए, कब घट जाए, और यही डर ईरान ने कहा है कि वो गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। लेकिन जहां तक ये बात है कि वो खाली वो जो कह रहे हैं कि आप एनरिचमेंट रोक दीजिए, वो नहीं है। उनकी जो शर्तें हैं उसमें ये भी है कि आप जो है एनरिचमेंट, जो यूरेनियम आपके पास है जिसको वो डस्ट भी बोलते हैं, वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। या तो वहीं उनकी 2-3 तरीके उन्होंने बोले हैं, या तो अमेरिका को दे दें, या जो है उसको जो है वहां पर ही डिस्ट्रॉय किया जाए जॉइंट सुपरविजन के अंदर में। थर्ड कंट्री का भी चल रहा है, देखिए इसको ट्रंप ने कभी हाँ कह देते हैं, वो कभी ना कहते हैं। तो उसमें जो है साथ साथ इसके जो पैसे देने की जो बात आ रही है, वो पहले ईरान की पहले भी शर्त थी, जो 14 सूत्री उनका था, उसमें था कि हमें रिपरेशन मिलना चाहिए, हमें जो हमारी सैंक्शन लगी है वो खत्म करिए, हमारा जो पैसा है वो भी वापस करिए। जो अमेरिका लॉजिकली जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन एड उसको चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्री की हालत बहुत खराब है। लेकिन वो जैसा मैंने पहले कहा कि किस ऑर्डर में हो, किस तरीके से किया जाएगा, कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या स्टेप होगा, उसमें अभी जो है दोनों तरफ में झगड़ा चल रहा है। और जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने जो सवाल पूछा कि वो नहीं रुक जाएंगे, वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड का छोड़ दिया है कि आप जो देश है वो भी साइन करें। लेकिन वो बाद में उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो मेरा शर्तें हैं मेरी शांति की, उसमें शामिल नहीं, अलग से उनका एक प्रपोजल है कि भाई अब्राहम अकॉर्ड भी साइन करें, जैसे टर्की है, सऊदी अरब है, या पाकिस्तान है, और इवन ईरान, वो भी अब्राहम अकॉर्ड को साइन करें। तो ये सब डर रहते हैं सबको कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी अपनी शर्तों को बदल सकते हैं। ठीक है कर्नल साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बातों पर टिकते नहीं है, ये सब हम जानते हैं, और आगे का सवाल मेरा यही आपसे रहेगा कि क्या इस डील के बाद हम ये माने कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? कर्नल साहब, मेरा सवाल आपसे यही रहने वाला था कि क्या ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इसके बाद हम माने कि युद्ध पूरी तरीके से रुक जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों पर खरे उतरेंगे? जी नहीं, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी कहे, युद्ध पूरी तरह से रुक जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। कारण उसके कई सारे हैं। क्या ये बताइए कि क्या अमेरिका इस बात को मान लेगा कि उसने जिन अपने मिलिट्री बेसिस को मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में स्थापित किया है, वो उन्हें वाइंड अप कर देगा? ये एक डिमांड है, ईरान की एक डिमांड है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट कंट्रीज से अपने बेसिस को लपेट ले और वापस चला जाए। क्या अमेरिका इस बात को मान लेगा? दूसरा, अगर ईरान को फ्री हैंड दे दिया जाता है, तो क्या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, खास तौर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो तो खैर पहले ही अलग हो चुके हैं, और सऊदी अरबिया, क्या ये ईरान की लीडरशिप को अख्तियार कर लेंगे, मान लेंगे? सवाल ही नहीं होता। क्या ईरान और ये बाकी सब कंट्रीज एक पेज के ऊपर आ जाएंगे? यानी कि क्या हुती को सपोर्ट करना ईरान बंद कर देगा? और क्या ये हुती सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर अटैक करना बंद कर देगा? इतने सारे इफ एंड बट
इतने पॉइंट है इस पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट एरिया में कि यहाँ ये कहना कि ये युद्ध हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, इट इज अनलाइकली। 2015 में भी यही उम्मीद की गई थी कि जब न्यूक्लियर डील हुई थी कि शायद अब एक शांति हो जाए, बाकायदा कम से कम पांचों के पांचों जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट वीटो कंट्रीज हैं उन्होंने भी उसमें साथ दिया था। तब ये उम्मीद की गई थी कि शायद अब आगे मिडिल ईस्ट के अंदर शांति रहेगी, मगर वो टूट गई। और आने वाले समय में क्योंकि IRGC का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है, जो मिलिटेंट रोल है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि दिस इज गोइंग टू बी ए परमानेंट पीस। परमानेंट पीस का मतलब ये है कि क्या सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड को मानेंगी, और अगर उन्होंने मान भी लिया तो क्या ईरान मानेगा, और अगर ईरान मानता है तो हाँ हम कह सकते हैं कि परमानेंट, अन्यथा यहाँ परमानेंट। मतलब अभी ये सिर्फ कह सकते हैं कि देखने को लग रहा है कि हाँ मामला सुलझ सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर इतने जाल बिछे हुए हैं जिसमें अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिंघल सर, एक चीज मेरे दिमाग में ये आ रही है कि इन सबके बीच में इजराइल का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि ईरान हम जानते हैं कि हुतीस को, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, लेकिन इजराइल कहीं से कहीं तक नहीं करता और लगातार हमले कर रहा है। आगे चलकर अगर ये समझौता होता है तो इजराइल का क्या रोल होगा? देखिए, बात ये जैसे मैंने कहा कि इजराइल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी, क्योंकि जो बातचीत चल रही है वो बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका की, बिल्कुल। लेकिन इजराइल की बात चल रही है, जो भी चल रही है थोड़ी बात, वो चल रही है लेबनान की इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, जिसका जो है हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। और वो क्या कह रहे हैं, इजराइल कह रहा है कि भाई हम इस पर हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं, लेबनान के ऊपर नहीं अटैक कर रहे। तो जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल की 4 डिमांड है सबसे बड़ी। एक है कि जो एनरिच यूरेनियम है ईरान के पास, उसको वहां से ले लिया जाए या डिस्ट्रॉय कर। दूसरा, ईरान के पास में ये कैपेसिटी ना रहे कि कोई एनरिचमेंट जो प्रोग्राम है उसको वो चला सके। तीसरी उनकी डिमांड है कि जो रीजनल जो प्लेयर्स हैं, जो रीजनल प्लेयर्स से मेरा मतलब है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हिजबुल्लाह वगैरह, उनकी कैपेसिटी उनके साथ में ईरान जो है उनके साथ में सहयोग करना बंद कर दे। और यही डिमांड, अभी कल भी खबर आई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ट्रंप की बातचीत हुई थी, और काफी सुनने में आ रहा, अखबारों में आ रहा है कि काफी टेंस कन्वर्सेशन हुई है उनकी इस बारे में, कि जो समझौता के बारे में बात चल रही है उस पर जो इजराइल की रेड लाइन्स है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि जब तक उनको अपनी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो जो भी नॉन स्टेट एक्टर या कोई भी देश है उसके खिलाफ वो अपने पास में ऑप्शन रखेंगे, उसके ऊपर अटैक करने का, उससे अपनी लड़ाई करने का, उसको नहीं गिव अप करते हैं। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, अगर हमें याद हो तो आपको याद हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि ये जो हिजबुल्लाह पर अटैक है वो इस बातचीत में शामिल नहीं। तो यहाँ पर जो है इजराइल का जो रोल आ रहा है वो बहुत साफ आ रहा है कि इजराइल जब तक उसको सुरक्षित महसूस नहीं करेगा वो अपना कार्रवाई करता रहेगा। इसीलिए उनसे बातचीत भी नहीं हो रही है, तो एक तरीके से वो पार्टिसिपेंट भी नहीं है इसमें, कि जो भी समझौता होगा वो इजराइल के ऊपर लागू नहीं होगा। हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि जो दो पार्टियों के बीच में हो रहा है, ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में हो रहा है, इजराइल का कहीं भी उसका कोई रोल नहीं है। मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर ये समझौता होता भी है तो इसमें ईरान और सिर्फ अमेरिका शामिल होंगे, इजराइल इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, कर्नल साहब आपका भी और सिंघल साहब आपका भी। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को भी समझाया कि ये जो डील की बात हो रही है, अगर ये डील होती है तो आगे क्या होगा। बहुत एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये डील होने की बात हो रही है। अब आगे चलकर क्या होगा, सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा।